NH/2 में प्योर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हुआ बेटा, याद दिला दिया कीजिए बेटा। ठीक है, ऑन कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, उन्होंने बोला और बोला वही ऑर्बिट अलाउड होंगे, यहाँ तक तो ठीक है। इनसे बोला गया प्रूफ क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला का प्रूफ क्या है, डिराइव करके बताइए। वो बता ही नहीं, उन्होंने बस बोला होगा। क्यों होगा, बस होगा। कैसे होगा, होगा। समझ में आया? तो he could not provide any mathematical support for quantization of angular momentum। समझ में आया? इस काम के लिए मन से ऐसे बोलती है। इस काम के लिए सीआईडी को बुलाया गया है, सीआईडी पता करके बताएगी। ठीक है, कहाँ से आया मैथमेटिकल? एसीपी प्रत्युमन। क्या बेटा? सर एसीपी प्रत्युमन। हाँ, इनको बुलाया गया, ये दया को बोले पता लगा के बताने के लिए। यस। समझे? चलिए लिख लेंगे, he could not provide mathematical support for quantization of angular momentum। He could not provide mathematical support for quantization of angular momentum। चलिए आगे बढ़े बेटा। सर मैथमेटिकल सपोर्ट का मतलब सर एक बार बोल दीजिए बेटा mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये डिराइव होना चाहिए ना बेटा कहीं से। जैसे हम लोगों ने डिराइव किया 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसका कोई डेरिवेशन ही नहीं है, बस होता है। क्यों होता है? ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, he could not explain the splitting of spectral lines in presence of electrical field। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग लाइट स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट क्यों करता है और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट क्यों करता है, ये हम लोग बता नहीं पाए। मतलब he could not explain स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। ये जीमन नहीं है, जीमैन है। ठीक है, his theory could not explain the Stark effect and Zeeman effect। हाँ बेटा पूछे सर ये स्प्लिटिंग क्या, एक बार बता दीजिए। करेंगे बेटा, करेंगे। ये स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट क्या होता है अभी बताएंगे बेटा। स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट, ये जी मैन इफेक्ट है। he could not explain the splitting of spectral lines in presence of electric field and magnetic field, Stark effect and Zeeman effect। किसी को डाउट? मेरा बस एक अलग क्वेश्चन है सर। क्या बेटा? सर मेरा बस एक अलग क्वेश्चन है कि अभी इतना सारा हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सब अपना अपना मॉडल निकाल के बता रहे हैं। सर तो वैसे अभी सबसे ऊपर में जो है उसका भी कुछ कुछ होगा ऐसे फेलियर या लिमिटेशन। सर तो हम लोग तो हर समय कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन रहेगा। तो हाँ, हमेशा लिमिटेशन रहेगा, हमेशा लिमिटेशन रहेगा। तो अगर अभी हम लोग भी तैयारी करके एकदम अच्छा से कोई मॉडल बनाएंगे तो फिर उसमें भी बहुत सारा एरर हो। बेटा एरर नहीं आएगा, मतलब सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो, इम्प्रूवमेंट करना होगा हर बार इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये जो नील घोष के मॉडल है ना, ये सब 1920 तक स्कूल में पढ़ाया गया और इसी को सही मान के पढ़ाया गया स्कूलों में। अप टिल 1920 नील घोष का मॉडल बेस्ट माना जाता था, लोग इसी को सही मानते थे। चलिए अब क्या होता है स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट का नाम, जीमन क्या होता समझेंगे। जीटीवी का नाम सुने? यस हाँ, जीटीवी में जो आदमी काम करता है ना बेटा, वही बताएगा आपको जीमन इफेक्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं जीमन इफेक्ट। हम लोग जीटीवी वाले से बात करते हैं, इसको पहचानते हैं? यस देख रही जीटीवी, ये आपको बताएंगे कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा। जीमन इफेक्ट, काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा।
और अब हम आपको यह भी बताएंगे कि एनजीसी तकनीक कैसे काम करती है। एनजीसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना एनजीसी को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। एनजीसी लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। समझ में आया बेटा? यस सर। क्या समझ में आया बेटा? सर इसमें ऐसा ट्रांसमीटर या वो लगा है जिससे हम लोग कहीं भी कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं उसका लोकेशन। अच्छा, और किसी को कुछ समझ में आया बेटा? सर जीपीएस टाइप है सर। जीपीएस टाइप होता है। सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। क्लास में जब पढ़ाया जाए ना तो अच्छे से पढ़िए, और जीवन में कुछ भी कीजिएगा ऐसा घोचू मत बनिएगा। 1 नंबर का घोचू आदमी है। अरे ये जीवन इफेक्ट थोड़ी ना है। ये 2000 रुपए के नोट में कब से बेटा आपका चिप लगने लगा है? ये घोचू आदमी है। जब स्कूल में टीचर पढ़ा रही है तो स्कूल में पढ़ते नहीं होंगे, बंक करते होंगे, जीवन में कुछ किए नहीं, जाके जी टीवी में ये फर्जी, ये फेक न्यूज है बेटा। आप सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाने वाले में से एक आदमी है। कुछ भी कीजिए लाइफ में बेटा, पढ़ाई सही से कीजिए, ताकि इतना घोचूपना नहीं करना आपको लाइफ में। 1 नंबर का घोचू आदमी है आप। ये एनजीसी कुछ जो बता रहे ना नोट में, ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आया? यस सर। नोट चिप कैसे लग सकता है? क्या बेटा? नोट तो वैसे ही इतना पतला है, उसमें चिप कैसे लग सकता है? लग सकता है ना, अगर स्कूल जाइएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, बंक कीजिएगा तो लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझे? चलिए आगे सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। ना आपको लगता है कि टीवी में मतलब ये सबसे बड़ा घोचू आदमी है, कुछ नहीं पता है इनको, ना वेव के बारे में ना कुछ बारे में। ये वही वाले लोग, ऐसे ही जो लोग होते हैं ना, ये बिलीव करते हैं कि 5G से कोरोना फैलता है। मतलब ऐसे वाले घोचू लोग होते हैं, बस टीवी पे आ जाएंगे और कुछ भी फैलाएंगे। ऐसा नहीं होता, साइंस है बेटा, साइंस में कुछ भी नहीं चलता है। चलिए ध्यान से समझेंगे हम लोग कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है और जीमन इफेक्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं। हम लोग बेटा एक चीज जानते हैं पहले से कि अगर एक व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या हो रहा था, याद है? यस सर, वो डिस्पर्स हो जाता है। वो सर लाइन स्पेक्ट्रम। यस, लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब समझो बात को। लेट्स से ये अभी अपने पास मैग्नेट आपको दिख रहा है। लेट्स से ये मैग्नेट को थोड़ी देर के लिए हम लोग गायब कर देते हैं। मैग्नेट को अभी एक्चुअली दिखना नहीं था। अब समझेंगे बात। ये हम लोग को याद है बेटा, इसमें क्या था बेटा अपना? इसमें हम लोग का हाइड्रोजन था। किस फॉर्म में बेटा? सर हीटेड फॉर्म में। किसमें किसमें? हीटेड फॉर्म। हाँ, हाइड्रोजन था या हाइड्रोजन एटम थे। तो जैसे ही बेटा इसको हीट करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा? लाइट निकलेगा। लाइट निकलेगा। इस लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो बेटा स्प्लिटिंग ऑफ, यहाँ पे इस तरीके से लाइट बेटा डिफ्रैक्ट वो करेगा, डिफ्रैक्ट करेगा। याद है प्रिज्म में? यस सर। तो ऐसा कुछ आया था, याद कीजिए। यस सर, रेड ब्लू, डार्क ब्लू, वायलेट। ये कौन सा, इस स्पेक्ट्रम को क्या बोले थे बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम। हाँ, एमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, यही था ना बेटा? यस सर। लाइन स्पेक्ट्रम। चलिए आप समझेंगे बात को। अब अगर यहाँ मैग्नेट लगा देंगे, यहाँ मैग्नेट लगा देंगे, कहाँ गया? यहाँ अगर मैग्नेट लगा दिया जाए, यहाँ अगर मैग्नेट लगा दिया जाए, मैग्नेट लगा देंगे तो जो लाइंस है बेटा,
वो अभी जैसा है वैसा नहीं आएगा, अभी जैसा है वैसा नहीं आएगा। देखिए पहले ऐसा आया, 1 मिनट, ये थोड़ा और पहले जाएगा, 10 rectangle 25, now this will be, हाँ अब सही है। देखिए अब हम लोगों ने मैग्नेट लगा दिया है। नौ इस मैग्नेट लगाने के बाद बेटा यहाँ पर जो ये रेड लाइन है ना बेटा, ये 3 लाइन में स्प्लिट करेगा। दिस विल स्प्लिट इन 3 लाइन्स, दिस विल स्प्लिट इन 3 फाइन लाइन्स। ये जो यहाँ आया बेटा वो स्प्लिट करके 3 लाइन बनाएगा। ये जो लाइन यहाँ आया वो भी स्प्लिट करके लाइन बनाएगा, स्प्लिट करके लाइन बनाएगा, स्प्लिट करके लाइन बनाएगा। अब 3 में स्प्लिट करेगा नहीं करेगा उस पर हम लोग को नहीं जाना है, बस लाइन विल स्प्लिट इनटू मल्टीपल लाइन्स। कभी 3 हो सकता है, कहीं 5 हो सकता है, कहीं 7 हो सकता है, बस स्प्लिट करेगा। दिस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कॉल्ड क्या बेटा? जीमन इफेक्ट। जो डिफ्रैक्शन या एमिशन पैटर्न पहले आया था अब वो स्प्लिट होकर आएगा, 3 अलग अलग लाइन्स आएंगे या 3 से ज्यादा आएंगे, 5 आएगा, वैसा कुछ होगा। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस विल बी कॉल्ड व्हाट बेटा? जीमन इफेक्ट। किसी को डाउट बेटा इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। मैग्नेटिक फील्ड में और ज्यादा लाइन दिखा दोगे ना? और ज्यादा सर, लाइन पर नहीं है ये बेटा, ये एक लाइन लाइन नहीं है, ये स्प्लिट कर गया। मान लो इसका मतलब वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है ना बेटा, तब ये 300 नैनोमीटर यहाँ पर जो है ना, नाउ वी विल हैव मल्टीपल लाइंस। लेट्स से ऐसा समझिए, ये 300 नैनोमीटर था तो ये वाला होगा 299, ये होगा 301 और ये होगा 300। समझ में आया? ऐसा कुछ होगा। 300 के ऊपर भी एक लाइन मिलेगा, नीचे भी एक लाइन मिलेगा। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। चलिए इसको सर बस, पर ये जो जीमन इफेक्ट है सर वो टीवी के मुताबिक तो एकदम गलत है सर, जो वो बताए। आप जोक नहीं समझे बेटा, रहने दीजिए थोड़ी वो भूल जाइए, आपको समझ में नहीं आया। चलिए, अरे वो जीमन इफेक्ट उसको थोड़ी ना पता है बेटा, मैं आपको जीमन ऐसे ही दिखा रहा था कि जी वाले आदमी लोग कितने बड़े बेवकूफ होते हैं। चलिए स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में बेटा सब कुछ वही होगा, खाली इस बार बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेम चीज होगा बेटा, बस यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो चार्ज है ना बेटा, तो चार्ज में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दिस विल बी इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। किसी को क्लियर, किसी को डाउट बेटा? नो सर। लिख लिए बेटा दोनों चीज में, जीवन एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन इज स्प्लिटिंग ऑफ, देख बेटा ये स्कूल एग्जाम में आता है, जीमन इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड स्टार्क इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर है बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक बार वो जीमन इफेक्ट वाला डायग्राम तो दिखाइए ना। ये जीवन इफेक्ट का डायग्राम बेटा। सर स्टार्क इफेक्ट को टोनी स्टार्क से एक्सप्लेन करवाते। हाँ करा सकते थे बट ठीक है, फिर आप लोग और कंफ्यूज हो जाते। चलिए नहीं सर वो ऑल द, अरे दुनिया में बड़े बड़े बेवकूफ भरे पड़े, बड़े बड़े बेवकूफ। अभी आपको पता नहीं होगा, एक आदमी कहते हैं कि मतलब दवाई खाने से लोग मर रहे हैं, वैसा बताइए वैसा होता है क्या? बहुत लोग बचे भी है।
सर पर क्या कोरोना का एक तो दवाई बोल रहा बना लिया इंडिया, D2D ग्लूकोज, सर वो काम है? बेटा वो तो क्या है ना कि देखिए कोई भी दवाई बनता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ये दवाई बन गया तो लोग को बेच पाऊंगा, वैसा नहीं होता है। बहुत सारी बॉडी होती है, मतलब उस दवाई का ट्रायल होगा, फिर अप्रूवल मिलेगा, और उसके बाद मार्केट में बिकेगा। अगर प्रॉपर बॉडी के थ्रू वो बेचा जा रहा है तो यस मतलब वो सर, काम करता है। DRDO ने ही टेस्ट करा के सर ये, क्या क्या? सर DRDO ही ने बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ मिलके टेस्ट करके ही निकाला दवाई। हाँ तो वो काम करेगा, वो देखना होता ना वो बोल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कोरोना में हेल्प करेगा, कोरोना को ठीक करेगा, अब कितना ठीक यस सर, करेगा वो नहीं करेगा। ऑक्सीजन डिमांड बॉडी का वो घटाता है, हाँ ऑक्सीजन डिमांड। हाँ तो थोड़ा काम करेगा, वैसा तो नहीं है कि बोला है तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब वही जैसे सर वैक्सीन क्या सपोर्टिव है है कि वो। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन काम कर रहा है ना, बट हाँ 100% एफिशिएंसी वैक्सीन की नहीं है, 90% है, किसी की 80% है। तो कोई भी दवाई का ही बेटा एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी होता है ना। चलिए बेटा आगे बढ़े। तो हम लोग डिस्कस कर लिए बेटा नील घोष के लिमिटेशंस क्या थे, स्टार्क इफेक्ट भी हो गया, जीमन इफेक्ट भी हो गया। अब ध्यान से समझेंगे। अब एक लास्ट डिफेक्ट बाकी है या लिमिटेशन बाकी है, हिज थ्योरी। देखिए सबसे बड़ा डिफेक्ट है, सबसे बड़ा लिमिटेशन है। हिज थ्योरी वायलेटेड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल and was inconsistent with de Broglie dual nature of electron। एक प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको तो पूरा पूरा वायलेट कर दिया, और डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर किया, मतलब उससे कंसिस्टेंट नहीं है। जो डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला डी ब्रॉगली ने, ये डी ब्रॉय बोलते हैं बट इंडिया में हम लोग डी ब्रॉगली बोलते हैं। एक्चुअली इनका प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय, बट इंडिया में हम लोग ब्रॉगली ब्रॉगली बोल के चलते हैं, ठीक है, तो वही चलेगा, ठीक है, हम लोग का इंडियन इंग्लिश अपना जैसा है वैसा ही। तो इसको इन्होंने पूरा वायलेट कर दिया और इसकी तो बात ही नहीं सुनी, इसको तो पूरा इग्नोर कर दिया। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है वो हम लोग करेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए, ये आपको दिख रही है बेटा, इसका नाम पता है क्या है? अच्छा ये पहला बार आप लोग देखना इनको, हाँ ये आती रहेगी, ठीक है। इसका नाम है स्वीटी और घर का नाम है ब्यूटी, ठीक है। पापा से मांगा था इसने स्कूटी, पापा ने नहीं दिया स्कूटी, तो बोला मैं जा रही हूँ ऊटी। अब बताइए जब ये ऊटी जा रही है अपने बाईसाइकिल को लेके, तो यहाँ पर कोई इनको देख रहा है, रास्ते में कोई देख लिया इनको, तो हाइजेनबर्ग कहते हैं जब स्वीटी जा रही है ऊटी, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आप या तो पोजीशन और इसका मोमेंटम, अगर आप पोजीशन में एक्यूरेसी लाएंगे, अगर पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे, तो आप मोमेंटम मेजर नहीं कर पाएंगे, मोमेंटम में एरर ज्यादा हो जाएगा। मीन्स पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, एक्यूरेसी नहीं होगा। पोजीशन में अगर एक्यूरेसी लाएंगे तो मोमेंटम में एरर आएगा, और मोमेंटम में एक्यूरेसी लाने जाएंगे तो पोजीशन में एरर आएगा। ये मोटा मोटा इन्होंने बात कहा, ठीक है। अभी इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिटेल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे। लिख लिए बेटा, ये सिर्फ अभी आपको तो इतना मतलब एक साथ दोनों नहीं बता सकते ना? नहीं दोनों नहीं बता, नहीं दोनों बता पाएंगे बट दोनों में एरर होगा। जो कैलकुलेट जो आप बताएंगे वैल्यू वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। अगर पोजीशन में 100% एक्यूरेसी लाएंगे तो मोमेंटम में 0% एक्यूरेसी होगा, समझे? सर मतलब दोनों एक दूसरे के रेशियो को मेंटेन करता है। देखते समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चलिए इतना लिख लिए बेटा, हिज थ्योरी वायलेटेड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल and was inconsistent with de Broglie
डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉय होता है, डी ब्रॉगली हम लोग बोलते आए हैं। चलिए आप समझेंगे। अच्छा अब हम लोग को लिखना है बेटा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर सिर्फ 4 पॉइंट्स था वो फेलियर ऑफ हाँ बोर्स मॉडल में। और कितना पॉइंट चाहिए आपको? ओके सर। चलिए यहाँ देखेंगे कहाँ गया। चलिए आप समझते हैं बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्लियर है आप लोगों को? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन याद है ना? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के हिसाब से बेटा जो लाइट होता है उसके पास कौन सा कैरेक्टर है बेटा? So wave like and वो particle like वेव character. टाइप और पार्टिकल टाइप। वेव कैरेक्टर है और पार्टिकल कैरेक्टर है। बहुत बढ़िया, पार्टिकल। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिए, ये लाइट है। आदित्य कुमार बेटा जब देखिएगा अपना माइक। हाँ ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेव नेचर ऑफ लाइट है। सॉरी इसमें क्या है बेटा? एनर्जी इज कंटिन्यूअसली एमिटेड। एनर्जी इज कंटिन्यूअसली एमिटेड। देखो आप यहाँ पे फ्रैगमेंट में नहीं है कि एक लाइट एमिट हुआ फिर अगला होगा फिर अगला होगा, नहीं, कंटिन्यूअसली एमिट हुए जा रहा है। नाउ दिस वेव नेचर विल एक्सप्लेन व्हाट? वेव नेचर एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस, वेव नेचर एक्सप्लेन्स डिफ्रैक्शन एंड वेव नेचर एक्सप्लेन्स पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस बेटा हम लोग देखे थे, याद है ना? इंटरफेरेंस का पैटर्न याद है, देखे थे? Yes, sir. इंटरफेरेंस याद नहीं है बेटा? सर एक बार ये कर दीजिए। एक बार डिफ्रैक्शन याद है। डिफ्रैक्शन याद है? डिफ्रैक्शन में Sir, वही ना जो नदी में पानी लेके वो दो बॉल। yes sir, yes sir. नहीं नहीं वो इंटरफेरेंस है बेटा, Yes. वो इंटरफेरेंस है। तभी हो सकता है कि मतलब उसको डिफ्रैक्शन बोल गए वो इंटरफेरेंस है। मतलब बेटा याद करो ना एक वेव। और सर डिफ्रैक्शन। हाँ बेटा बोलिएगा। सर और डिफ्रैक्शन वो एक शार्प कॉर्नर से जब एक वेव टकराता है तो फिर वहां से जो निकलता है वेव उसका हाँ प्रॉपर्टी है। सर इंटरफेरेंस बोले थे कि अगर एकदम सीधा सीधा वेव आएगा, अगर कॉर्नर से निकलना होगा तो फिर वो मतलब कर्व टाइप का वेव निकलेगा फिर वहां से एकदम सी बीच जैसा। नहीं बेटा ये किए थे ना कि वेव जो होता है जब किसी कॉर्नर को मतलब कोई शार्प कॉर्नर देखता है तो बेंड कर जाता है। वेव ट्रेवल्स, ये तो हमने बात किए थे कि ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट जब शार्प कॉर्नर को देखेगा तो अपना वो पाथ चेंज करता है। सर ये अब डिफ्रैक्शन लिखाए थे। डिफ्रैक्शन तो नहीं दिखा पाएंगे, मैं आपको इंटरफेरेंस दिखा रहा हूँ। डिफ्रैक्शन सिंगल नहीं सर ये आप डिफ्रैक्शन लिखाए थे। हाँ लिखाए होंगे। हाँ हाँ पोलराइजेशन तो के सर बारे ये में नहीं इंटरफेरेंस बताया। होगा क्या? क्या बेटा? सर जो वो बेंडिंग इन शार्प कॉर्नर तो वो क्या इंटरफेरेंस होगा या डिफ्रैक्शन होगा? देखो डिफ्रैक्शन में वन सिंगल स्लिट होगा, इंटरफेरेंस में मल्टीपल स्लिट होंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। कहाँ गया वो चीज? Yes sir. एक मिनट। हाँ मिल गया। देखिए ये सब वेव हम लोग किए थे, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ Yes. था। ये एनर्जी का नेट ट्रांसफर। मूवमेंट जीरो था। हाँ ये लॉन्गिट्यूडनल वेव था, ये ट्रांसवर्स वेव आया था। Yes Yes. sir. ठीक है। Yes. यस सर। अब ये वेव इन लेक था बेटा, ठीक है। Yes. ये वेव इन लेक वगैरह हम लोग किए थे। अब समझिए बात को, ये ट्रांसवर्स वेव ये सब हुआ था। यहाँ पर बेटा जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज पासिंग थ्रू वन सिंगल स्लिट। ठीक है वेव आया बेटा, सारा वेव याद है ना, ये रिवर वाला वेव है, लेक वाला वेव है। ये Yes देखिए, sir. ये देखिए ये लेक वाला, ये वाला वेव है, ओशन वाला। देख रहे हैं यहाँ से वेव ऐसे Yes. हो गया, ऐसे हो गया कंसंट्रेट। तो ये डिफ्रैक्शन है। सॉर्ट ऑफ डिफ्रैक्शन है ये मान लीजिए, ठीक है। सॉर्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, नॉट एग्जैक्टली बट वही है, ठीक है। ओके। चलिए यहाँ पे बेटा जो हो रहा ना, ये इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा था। ये देखिए ये जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, देख रहे ना वेव बिल्कुल नहीं है बीच में, Yes. देख रहे
ये देख रहे यहाँ पे कोई भी वेव नहीं है, यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, ये एरिया में कैंसल आउट हो गया, इस एरिया में कैंसल आउट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर अगर आप लाइट रख लेते हैं और दो पतले स्लिट, एकदम पतले पतले दो होल बना देते हैं, तो बेटा नॉर्मल लाइट कहाँ जाएगा? नॉर्मल लाइट को यहाँ पर आना चाहिए बेटा, नॉर्मली लाइट को यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ आना चाहिए ना। लाइट यहाँ और यहाँ नहीं आता है, यहाँ भी चला आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ बीच में नहीं आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर बीच में नहीं आएगा, ऐसा करने लगता है लाइट सर, क्योंकि बीच में ब्लैक में ये हो जाता है, कैंसिल आउट। हाँ, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये वेव जब कीजिएगा आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन कराया जाएगा, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है ये निकलवाया जाएगा फिजिक्स में, समझ में आया? ये सारा कुछ होता है। तो ऐसा वाला जब भी कुछ हो जाए ना तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन में क्या होगा? सिंगल स्लिट होगा, ये बस एक ही गैप होगा, यहाँ पर एक क्लोज कर दिया जाएगा, सिंगल गैप होगा, उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये है आपका अभी जो कर रहे हैं हम लोग, ये जो दिखा रहे हैं ये आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये बड़ा क्लासिक एक्सपेरिमेंट है, एक पूरा चैप्टर इसी को डिनोट किया गया है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आधा चैप्टर पूरा नहीं। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब भी कोई चीज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा वाला पैटर्न आपको दे दे, वो बेटा गारंटीड वेव है। यहाँ देखो लाइट यहाँ से पार हुआ, यहाँ से पार हुआ, यहाँ पर लाइट किस कारण आ गया? यहाँ तो लाइट को नहीं आना था ना बेटा, ये तो अजीब तरीके से यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर होना था और यहाँ पर होता, बाकी सब जगह अंधेरा होना था। यस। तो जब भी आपको कोई ऐसा काम कर दे वो गारंटीड आपका वेव है, वहां पे फिर सर यही से सॉफ्ट कॉर्नर से बेंड होके लाइट एकदम एक्सट्रीम में गया ना। हाँ ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन वैसे करते हैं, ठीक है, बट अंदर मैकेनिज्म थोड़ा और भी अलग है। ठीक है, जैसे मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, हाँ मैकेनिज्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो सही है। आप समझिए बात को, तो वेव नेचर के कारण इंटरफेरेंस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों बेटा? देखो वेव नेचर में क्या है ना, ये इंटरफेरेंस तब आएगा जब आपका ये जो स्लिट बनाया था हम लोगों ने यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ से वेव आ रहा है, तो दिस वेव मस्ट पास थ्रू, यहाँ से भी इसके थ्रू भी पास करना होगा, इसके थ्रू भी पास करना होगा, और साइमल्टेनियसली पास करना होगा। सेम वेव मस्ट पास थ्रू both this slit to have a pattern like this। इस पैटर्न के लिए बेटा आपको सेम वेव को पास करना होगा, तब जाके ऐसा पैटर्न आएगा, अदरवाइज ऐसा पैटर्न नहीं आ सकता है। सेम वेव मस्ट पास थ्रू बोथ द स्लिट, तब ऐसा आएगा। और एक तभी हो सकता है जब ये वेव है, पार्टिकल ऐसा काम नहीं कर सकता। मान लेते हैं टेनिस बॉल है बेटा, टेनिस बॉल या तो यहाँ इसके थ्रू पार होगा या इसके थ्रू पार होगा, सेम टेनिस बॉल दोनों के थ्रू कैसे पार हो सकता है? इम्पॉसिबल। सेम टेनिस बॉल कैन नॉट गो थ्रू बोथ द स्लिट, उसको हम लोग जो स्मॉल ओपनिंग होता है उसको स्लिट बोलते हैं। सेम टेनिस बॉल कैन नॉट गो थ्रू बोथ द स्लिट्स एट द सेम टाइम। ऐसा हो सकता है कि एक बार फेंकिए इधर से गया, फिर दूसरी बार फेंकेगा उधर से जाएगा, सेम टाइम पे सेम टेनिस बॉल दोनों जगह से पास नहीं हो सकता है। और जब तक दोनों जगह से पास नहीं होगा ऐसा वाला पैटर्न क्रिएट नहीं होगा, नहीं क्रिएट हो सकता है। तो ये वेव नेचर के कारण एक्सप्लेन होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन शायद आप लोग फिजिक्स में करेंगे, अभी है नहीं। हाँ बेटा आप बताइए। चलिए, पार्टिकल नेचर ये था बेटा, एक एक करके लाइट एमिट हो रहा है, ये पार्टिकल नेचर है आपका, है ना। डिस्क्रीट पैकेट, हाँ पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, दिस इज पैकेट ऑफ एनर्जी, कुछ ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। अब पैकेट ऑफ एनर्जी के कारण क्या एक्सप्लेन होता है बेटा? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या एक्सप्लेन करेगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करेगा, और क्या एक्सप्लेन करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा, और क्या करेगा? कॉम्पटन इफेक्ट करेगा। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक हो गया है, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन करवा देंगे। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट हम लोग इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए बेटा जल्दी से। सर डायग्राम भी बनाएंगे?
डायग्राम नहीं बनाना है, खाली लिख लीजिए वेव नेचर के कारण क्या क्या एक्सप्लेन है, पार्टिकल नेचर क्या क्या एक्सप्लेन करता है। यस सर डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेडिएशन का बेटा डुअल नेचर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट तो ये वाला भी काम करता है, इंटरफेरेंस करता है तो बोलते वेव है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों आया तो बोलेंगे पार्टिकल। आप पूछिएगा लाइट क्या है, वेव है कि पार्टिकल है? लाइट दोनों है बेटा। आप बोलिएगा सर दोनों हमेशा, बेटा जब आपको इंटरफेरेंस करवाना हो तो आप बोलिएगा वेव है, जब आपको फोटो इलेक्ट्रिक करवाना आप बोल दीजिएगा पार्टिकल। एक्चुअल में क्या? एक्चुअल में दोनों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला का नाम क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन, हाँ कॉम्पटन इफेक्ट, सॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली कैथोड रे टाइप नहीं होता है, मतलब बट वैसा ही कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा बात। पहले क्या क्या गया था बेटा? लाइट या रेडिएशन, या समझिए बेटा लाइट क्या है? वेव है ना। तो पहले क्या कहा गया? ऑल वेव हैव डुअल कैरेक्टर। ऑल वेव हैव डुअल कैरेक्टर। कौन कौन सा? कैरेक्टर ऑफ वेव एंड कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल। ये बोला गया, बड़े बड़े आदमी ने इसको माना भी कि हाँ ऑल वेव हैव डुअल कैरेक्टर। इसके लिए पीछे कौन दो लोग थे बेटा? एक तो प्लैंक था, प्लैंक थे, मैक्सवेल प्लैंक नाम है इनका, ठीक है? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्स प्लैंक अलग हो गए नहीं नहीं, खाली प्लैंक है। और दूसरे आपके आइंस्टीन थे बेटा इसके पीछे, इस कॉन्सेप्ट के पीछे, डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट के वेव के पीछे या लाइट के पीछे दो बड़े बड़े लोग थे, प्लैंक थे और आइंस्टीन। इन्होंने बोला था और लोगों ने माना था। माइकल फैराडे? नहीं नहीं, माइकल फैराडे इसके पीछे नहीं थे। अब समझिए बात को। ये जो आप डी ब्रॉय देख रहे ना बेटा, जब इन्होंने ये बात कही थी ना तो वो एकदम पीएचडी कर रहे थे, मतलब ही वाज स्टिल अ स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट थे डी ब्रॉय। तब वो क्या कह देते हैं? वो कह देते हैं कि ऑल पार्टिकल हैव डुअल कैरेक्टर। लीजिए, पहले क्या कहा गया था? ऑल रेडिएशन या ऑल वेव हैव डुअल कैरेक्टर। ये कहते नहीं, ऑल पार्टिकल आल्सो हैव डुअल कैरेक्टर जस्ट लाइक ऑल वेव हैव डुअल कैरेक्टर। वेव मतलब हम लोग क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग भी पार्टिकल है, मतलब हम लोग भी डुअल कैरेक्टर वाले हैं, वेव है हम लोग और पार्टिकल दोनों है। इनसे पूछा गया कैसे? जब भी कोई मूव करेगा तो इट विल हैव सम वेव एसोसिएटेड विद इट। इतना छोटा सा स्टेटमेंट है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद। पीएचडी कर रहे थे, इनसे पूछा गया कैसे, क्या लॉजिक? बस है, अरे कुछ तो बताइए। बस है, कोई प्रूफ नहीं, कुछ मतलब नहीं, बस है। और आगे जाके एक इक्वेशन भी डिराइव करके दे देते हैं। फिर पूछा गया भाई इक्वेशन आप क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए? बस होता है। तो मतलब उस जमाने में एक पीएचडी स्टूडेंट ऐसा कह दे तो मतलब क्या हुआ कि हाहाकार मच गया, मतलब सब कोई मजाक उड़ाने लगे। मतलब सब कोई तो नहीं उड़ाए होंगे, साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है, बट बहुत लोग इनका मजाक उड़ाने लगे। कल का एक लड़का आया है पीएचडी कर रहा है, अभी तो पीएचडी की डिग्री भी नहीं मिली है, पीएचडी में थीसिस लिख रहा है। पीएचडी में आपको मतलब आपने कुछ नया किया है तो आपको लिखना पड़ता है, वो लिखने के बाद प्रोफेसर वगैरह वेरीफाई करते हैं, फिर जाके पीएचडी मिलती है। ठीक है, तो एक पीएचडी स्टूडेंट ऐसा कुछ बोल गया जिसका ना सिर है ना कोई पैर है, बस बोल रहे हैं, तो फिर लोग क्यों सुनेंगे? लोग इसलिए सुन रहे थे क्योंकि जो कह रहे थे वो प्रैक्टिकली लोगों को दिख रहा था, ये प्रूफ नहीं दे पा रहे थे, बट ऐसा हो रहा था। तो बहुत लोगों ने बहुत तरह के मजाक,
मतलब कोई तो कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका मजाक पूरा उड़ाते थे। फॉर एग्जाम्पल आपके ये एक बंधु है, ठीक है, कहाँ गए ये वाले एक बंधु, ये देखिए कुछ भी, ये ऐसा करते कुछ हैं। भी। और एक ये वाले बंधु है, ये तो अजीब मजाक उड़ाए इनका। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? समझ में आया? तो डी ब्रॉय का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया उस समय, मतलब इनको एकदम बेइज्जत कर दिया। बट डी ब्रॉय हिले नहीं। डी ब्रॉय को पता है उसी लाइन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। मतलब ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू विन अ नोबेल प्राइज फॉर राइटिंग अ पीएचडी थीसिस। ऐसा नहीं होता है, कोई पीएचडी स्टूडेंट अपने थीसिस के लिए नोबेल प्राइज नहीं जीता था। इन्होंने क्या किया समझेंगे। डी ब्रॉय ने बेटा अपने से कुछ वेरीफाई नहीं किया, बट डी ब्रॉय का जो काम है वो वेरीफाई हुआ, किसी और ने वेरीफाई करके डी ब्रॉय का काम को दिया। समझेंगे बात को। ये एक लाइट का सोर्स है, टॉर्च से लाइट एमिट हो रहा है। हम लोग आगे चल के स्लिट रखेंगे तो बेटा ऐसा कुछ आएगा, ये पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न बना, ये पैटर्न क्यों बना? क्योंकि लाइट इज अ वेव, और बता चुके यहां से भी पास करेगा, यहां से भी पास करेगा, साइमल्टेनियसली पास करेगा। आप समझेंगे बात को। लाइट का तो डुअल कैरेक्टर है, हम लोग को पता है। और ये वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न हो जाए तो बेटा क्या कैरेक्टर वेरीफाई करता है? वेव कैरेक्टर वेरीफाई करता है, वेव कैरेक्टर। अब समझेंगे बात को। हुआ क्या? हुआ ये कि ये इलेक्ट्रॉन जनरेटर, दिस इज इलेक्ट्रॉन जनरेटर, दिस इज इलेक्ट्रॉन जनरेटर। ये इलेक्ट्रॉन फायर करेगा, बस एक एक इलेक्ट्रॉन यहां देख रहे ना, ये इस तरीके से फायर करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फायर करेगा। अब आपने क्या किया, सामने एक स्लिट लगा लिया, ये दो स्लिट लगा लिए, बहुत फाइन स्लिट है, बहुत नैरो गैप होता है इनके बीच में। अब अगर इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से क्रॉस करेगा तो यहां ब्लॉक हो जाएगा, यहां से क्रॉस करेगा तो यहां ब्लॉक हो जाएगा, और यहां से क्रॉस करेगा तो यहां पास हो जाएगा, और यहां पर भी पास हो जाएगा। यही होगा ना, गैप से पास कर जाएगा। तो ऐसा कुछ होना था बेटा, ये ब्लॉक हो गया, ये पास हो जाएगा, ये भी ब्लॉक होने वाला है। आपने क्या किया, यहां पर एक प्लेट लिया था। इलेक्ट्रॉन तो आपको दिखता नहीं है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या करते हैं बेटा, कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन को? फ्लोरोसेंट लगा। बहुत बढ़िया, जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर देंगे, बहुत सुंदर। जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर देंगे फास्फोरेसेंट मैटर से। अब जब इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करेगा तो वहां पर क्या आएगा बेटा? सर ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, बहुत सुंदर। तो ऐसा कुछ आना था बेटा, इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखेगा आपको, क्या दिखना था? दो बैंड दिखने थे जो ग्लो करता, ये ग्लोइंग वाले दो बैंड दिखने थे। क्यों, कहां से आता ये वाला बैंड? यहां से पास होके आता, यहां से पास होके आता। बेटा यहां पर कोई बैंड आता? कोई लॉजिक नहीं आने का, पार्टिकल है, वहां कैसे आएगा? यहाँ पर कोई आने का लॉजिक नहीं है, यहाँ पर कोई आने का लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बट हुआ यही, यहाँ भी ग्लो आया, यहाँ भी ग्लो आया, पूरा ऐसा करके ग्लो आया। इनफैक्ट जस्ट इसके पीछे देखिए, यहाँ ग्लो आया, और यहाँ जहां ग्लो आना था वहां गायब, वहीं से गायब हो गया। हर केस में गायब नहीं होता, कुछ कुछ केस में वहां भी गायब हो गया। ये पैटर्न आया। हाँ बेटा बोलिए। सर वो गायब क्यों हो गया उस जगह में जहाँ होना था? हाँ वही आ रहे बेटा, ये पैटर्न आया मतलब कि जो पास हुआ है यहां से और यहां से, उसको वेव होना पड़ेगा। वेव के अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ, इम्पॉसिबल, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल कि यहां से वेव क्रॉस किया है, ऐसा पैटर्न नहीं आएगा।
और मजेदार वाली बात ये है, ये पैटर्न तब आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनिएगा, जमीन वमीन हिल जाएगा आपके नीचे से, एक इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियस, सेम इलेक्ट्रॉन मस्ट पास थ्रू दिस स्लिट एंड दिस स्लिट साइमल्टेनियसली। अगर सेम इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां से एक साथ पास ना करे, ऐसा नहीं कि अभी पास कर गया वापस आके फिर से पास किया, नहीं, उसको अभी के अभी पास करना पड़ेगा और साथ में करना पड़ेगा। अब लॉजिक यार, इलेक्ट्रॉन या तो यहां रह सकता है, इसके थ्रू पास करेगा, इसके थ्रू पास, पार्टिकल का नेचर ही तो है। पार्टिकल का नेचर ये है बेटा कि अगर मैं आपको इस रूम के अंदर बंद कर दूंगा तो आप रूम के बाहर थोड़ी ना हो सकते हैं। ये तो पार्टिकल का बेसिक नेचर है कि एक समय पे एक ही जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बोला कि नहीं आपको दोनों से पास करना होगा, तभी ये पैटर्न है। और इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा, लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, आज भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वे बोल देते हैं इसीलिए बस है, समझेंगे बात को। लोगों को लगा कि इधर से भी पास होगा, इधर से भी पास होगा सेम इलेक्ट्रॉन, तब ऐसा बनना चाहिए। तो लोगों ने फिर दिमाग लगाया, पता करते कहां से पास होगा। तो लोगों ने यहाँ पे एक कैमरा लगा दिया, साइंटिस्ट ने यहाँ एक कैमरा लगा दिया। पता क्या हुआ, बताइए क्या हुआ कैमरा लगाने के बाद? कुछ कैप्चर नहीं हुआ होगा, इतना स्पीड से जा रहा है। जब तक कैमरा नहीं लगाए थे तो ऐसा पैटर्न आ रहा था, ये वाला आ रहा था। जैसे ही कैमरा लगा ये वाला चालू हो गया, कैमरा हटाए फिर से ये चालू हो गया, कैमरा लगाए फिर से ये हो गया, कैमरा हटाए फिर से ये चालू हो गया। सर ये तो भूतिया फिल्म जैसा हो। क्या? रिफ्रैक्शन। सर भूतिया फिल्म जैसा, सर कभी कुछ दिखता कुछ है और यहाँ पे लगाए तो रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं है बेटा, कैमरा लगाने से क्या, कैमरा आपने साइड में लगाया, रास्ते में थोड़ी ना लगाया है। आप, सिंपल सा मीनिंग है, जब आप इलेक्ट्रॉन को देखने लगे कि कहां से पास हो रहा है तो पार्टिकल बन जाता है। मतलब साइंटिस्ट ये कहने लगे इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चीज है जिसको देखोगे तो पार्टिकल है, नहीं देखोगे तो वेव है। आप देखने जाओगे तो आपको पार्टिकल दिखेगा और जैसे ही अपना मुंह घुमा लोगे वो वेव बन जाता है। अरे सर पर फिर भी पार्टिकल में तो पता चलेगा ना कैसे चल रहा है। यहाँ बेटा जैसे ही आप पता करने गए कहां से गया, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन गया, फिर एक तरफ से पास हो रहा है, दोनों तरफ से पास होने से मना। पता चल गया कि हम लोग इसको देख रहे हैं इसलिए पार्टिकल बन जाएगा। हम बस यही मानते हैं साइंटिस्ट। अरे क्वांटम, सुनिए, क्वांटम जो है ना ये बड़ा मिस्टीरियस है, बड़ा मतलब जादू टोना टाइप यहाँ होगा क्वांटम में। क्वांटम फिजिक्स से मतलब बोलता है टाइम मशीन एंड गेम में बना। क्वांटम मैकेनिक्स बड़ा जादू टोना लगेगा, तो कुछ भी हो रहा है ये तो जादू होता है ना, वैसा कुछ होगा। ठीक है सर। तो हाँ बेटा एक मिनट, तो डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है ना बेटा वो वेरीफाई हुआ, बाद में बाकी साइंटिस्ट लोगों ने डी ब्रॉगली का जितना भी हाइपोथेसिस उन्होंने बोला था सब वेरीफाई कर दिया। क्लियर है? तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाज वेरीफाइड बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डी ब्रॉगली का जो बेटा ये है, दे वर वेरीफाइड बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन दोनों ने डी ब्रॉगली को वेरीफाई किया, बाद में किया था। डी ब्रॉगली ने जब बोला था तब ऐसा कुछ नहीं था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जो है वो वेरीफाई हुआ था। देखते आज भी हाइपोथेसिस बोलते हैं क्योंकि इनका कोई एकदम एग्जैक्ट वो मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह नहीं है, बस बोल रहे हैं और हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। ऐसा लग रहा है कि टाइम मशीन में कोई आदमी आगे आके बोला और हो गया। हाँ देखिए ऐसा कुछ हो रहा था बेटा, पार्टिकल पास कीजिएगा तो बेटा ऐसा आना था, ये एक्सपेक्टेड था, ये नॉर्मली होना चाहिए, ये एक्चुअल है, ऐसा हुआ। ये देखिए इलेक्ट्रॉन पास किया तो यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी। अरे यहाँ आया आप बोलिएगा, चलिए सुनिए बात को समझ में। प्रॉब्लम पता क्या होता है, प्रॉब्लम लोगों को ये हुआ कि आप बोल देंगे यहाँ आया और यहाँ आया, यू कैन एक्सप्लेन, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, यहाँ टकरा गया होगा, टकराने के बाद यहाँ पहुंच गया, बिल्कुल लॉजिकल लगता है, बहुत सही बात है।
तो टकरा गया तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं आया, यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ क्यों नहीं पहुंचा, इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, आप ही सोचिए ना कि यहाँ क्यों नहीं पहुंचा। टकराने से यहाँ पहुंच सकता है तो यहाँ भी तो पहुंच ही सकता था ना बेटा, ये क्यों नहीं पहुंच रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट पे ही पहुंच रहा है। हाँ, ये वेव का कैरेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर, वो पार्टिकल का कैरेक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। चलिए ये वाला बनाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये जरूरी है। सर पहले सर, एक वो चीज पूछना है। हाइपोथेसिस तो दिखा देंगे सर, वो स्टेटमेंट। वही चीज तो बेटा यहाँ पे है ना, एग्जैक्टली सेम चीज तो है, देखिए सेम चीज सर तो वो है। क्या बोले थे बस वो एक बार, क्या बेटा, सर वो बोले क्या थे बस वो एक बार बोल देंगे। क्या क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नहीं सर उसके पहले वाला पेज, कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ पास होना होगा ना यहाँ से। सर इसके पहले स्लाइड में, इसके पहले स्लाइड में क्या था बेटा, सर वो डी ब्रॉगली का पिक्चर था ना सर, उसमें सर उनका एवरी एक्सप्लेनेशन सर। एवरी मूविंग पार्टिकल, लिखिए यहीं लिख देते हैं, एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल has some wave associated with it, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा। ठीक है, ये ऐसा मिस्ट्री है बेटा, ये ऐसा, ये दोनों, ये वाला ऐसा जादू है जिसको ये सीआईडी वाले आज तक पता नहीं लगा पाए, ना ही कहीं पता लगा पाएंगे। तो इसलिए बस इस स्टेटमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिल गया। हाँ बेटा, इसी स्टेटमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो सर एक चीज जो पार्टिकल है वो वेव में इतना जल्दी शिफ्ट कैसे हो सकता है? बेटा शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो पार्टिकल है और वो वेव भी है, दोनों है। आप बोलेंगे सर कैसे बिहेव करेगा, जब उसकी इच्छा होगी तो वो पार्टिकल बन जाएगा, जब उसकी इच्छा होगी तो वेव बन जाएगा, इट विल हैव डुअल कैरेक्टर, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। सर और एक इलेक्ट्रॉन कैसे दोनों स्लिट से पास कर रहा है सर साइमल्टेनियसली? बेटा ये किसी के पास आंसर नहीं है, ये एक ही उपाय है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, और कोई आंसर ही नहीं है इसके लिए। तभी तो मतलब लोग एकदम कन्विंस है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, और ना एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से कैसे पास हो जाएगा। तब हम लोग भी वेव बन सकते हैं क्या सर? मैक्रोस्कोपिक बेटा हम लोग है ना, तो हम लोग के लिए वेव कैरेक्टर ही बताएंगे कितना आता है। सर हम लोग को बहुत ज्यादा स्पीड से घूमना होगा शायद। देखते देखते अभी वो भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए बना लिए बेटा इसको। सर प्लीज वेट। फॉर पार्टिकल, फॉर वेव, ये अगर पार्टिकल होगा तो ऐसा आना चाहिए, वेव होगा तो ऐसा आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसा आता तो वेव, अगर कोई सिर्फ ये वाला दिखाए तो वो पार्टिकल है, और अगर कोई ये वाला दिखा दे तो वेव है। क्वांटम मैकेनिक्स बेटा जादू की दुनिया है एकदम, यहीं से स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स। डी ब्रॉय का जो काम है ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था, जिसके बाद लोग क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चालू किए। इसके बाद से क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम सीरियस वाले नोट पे चालू हुआ। सर नील बोर ने भी बोला था जो क्वांटम मैकेनिक्स पूरा जान चुका है, या तो वो बहुत बड़ा फूल है और या तो उसको कुछ समझ में नहीं। हाँ, नील बोर ने कहा था जिसे क्वांटम मैकेनिक्स पूरा समझ में आता है तो इसका मतलब ये उसे कुछ समझ में नहीं आया है या कोई गधा है। सही है, आगे देखेंगे। आप देखिए इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन यहाँ दिखेगा। This is an electron diffraction tube. It's a standard piece of equipment that we can use to show the wave behaviour of electrons. Now, it's not used as widely as it might be, but let me show you how safe and straightforward it can be to use. This bit here is an evacuated bulb,
And the biggest risk of using this equipment is probably that you might break this if you don't handle it with enough care. At this end, we've got an electron gun, a heated filament which releases electrons, which are attracted to the anode here, where they pass through a small hole and create a narrow beam, which travels across the tube and strikes the fluorescent screen here. Now in this tube, we've got a thin sheet of graphite here in the path of the electrons, and it's this which causes the electrons to be diffracted. And in order to use this, we need an extra high tension, or EHT, voltage supply. This is the power supply I use. It's got a high voltage supply here for the anode and a separate low voltage supply here for the cathode. We're essentially connecting two circuits. Now the reason why it's safe is that there's a high value resistor in series with the high voltage supply here, so the maximum current you can get out of it is not really big enough to do you any harm. Now before doing anything else, I make sure that all the switches are set to off and the voltage controls are set to 0. I then connect the 0 of the high voltage supply to the earth and the 0 of the low voltage supply to the same earth. Next, I connect the outputs of the low voltage supply to a couple of wires, so I'm ready to connect the cathode. And next I'll plug in the anode, for which I use these shrouded connectors, and that's so that there aren't any exposed bits of metal at high voltage. So that's the thing wired up and it's ready to turn on now. And I'm going to start by switching on the cathode, which takes a little while to warm up, but there you go, you can see it starting to glow now, which means you can turn on the high voltage supply. And I'm going to turn that up to about 3000 volts. Now, what I hope you can see is a green dot surrounded by fainter concentric green circles. And that's a diffraction pattern that's produced as the electrons fly through the graphite. Now, you can increase the energy of the electrons by increasing the voltage. You can see that's changed the diffraction pattern. The rings are closer together. And that's because at increased energies, the electrons have a shorter wavelength and they're diffracted less by the graphite. There's one more thing you might want to do with this apparatus, and that's to convince your students that the pattern is genuinely produced by electrons, that is, charged particles, and not by a beam of light. And to do that, you use a magnet. And if you bring that close to the beam, you can see that it deflects the image on the screen. And that certainly wouldn't be happening if it was being produced by a beam of light. Now, once you're done with the apparatus, obviously you turn it off. But it's यहाँ देखिए, दिख रहा है बेटा आप? हाँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस देख रहे, रिंग दिख रहा है, यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर अंधेरा है, दिख रहा है आपको अंधेरा यहाँ पर? यस फिर यहाँ लाइट है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, फिर यहाँ लाइट, दिख रहा है ना? यस यस सर। हाँ, तो ये है आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब समझिए बात को, अगर आप यहाँ पर ये गोल वाला स्फेरिकल नहीं लेंगे, यहाँ पर एक कागज इस तरीके से चिपकाएंगे, एक कागज आप चिपका देते हैं यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पर ब्राइटनेस आएगा, यस और यहाँ क्या आएगा? डार्क। हाँ, फिर यहाँ क्या आएगा? फिर से ब्राइटनेस आएगा, यस फिर यहाँ क्या आएगा? डार्क आएगा। यस वैसे ही फॉलो। समझ में आया? तो एक्चुअल में ये सर्कुलर पैटर्न पे ये लोग उतारते हैं, बट हम लोग इस तरीके से बनाते हैं सेम चीज को। ठीक है, डार्क ब्लू सर। हाँ बेटा। सर, जब वो वोल्टेज बढ़ा है तो इसका जो लाइट है वो भी बड़ा हुआ, तो उसमें क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया या नहीं बेटा, उसमें वही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं बेटा, उसमें बेटा हम लोग को नहीं जाना है, वो आप ना क्लास 12 में जब ये सब करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। उसमें हम लोग सर, और वो मैग्नेटिक फील्ड वाला में क्या हुआ? अरे ये तो आप बोल सकते हैं ना सर। क्या आयुष बेटा, समझेंगे बात को। ये जो है बेटा, ये जो ग्रीन कलर है, आप बोल सकते हैं कि ये ग्रीन कलर है, जो ये ग्रीन लाइट है,
आप ये बोल सकते हैं ना। यस और अगर ग्रीन लाइट होगा तो मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होगा। ग्रीन लाइट मैग्नेट से नो डिफ्लेक्ट होगा सर, बेटा? नहीं होगा। नो सर। तो डिफ्लेक्ट हुआ है मतलब ये कंक्रीट प्रूफ है कि ये इलेक्ट्रॉन है। समझे बात को? लाइट नहीं है, ये तो लाइट भी हो सकता था ना। अरे लाइट भी पार करेंगे तो ऐसा ही पैटर्न आना चाहिए था, एक्सरे पास करेंगे तो ऐसा ही पैटर्न आना था। तो हाउ डू वी से कि दिस इज नॉट एक्सरे? एक्सरे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। समझे? इसीलिए मैग्नेट दिखा के प्रूफ किया गया कि दिस इज नॉट एक्सरे, दिस इज नॉट एक्सरे, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रे। चलिए बेटा, अब वेव पार्टिकल इक्वेशन लिखेंगे। अब समझे बात को, समझिएगा बात को। एनर्जी ऑफ वेव क्या था बेटा? एनर्जी ऑफ वेव क्या था बेटा? क्या था? hc सर बाय hc by lambda. बहुत बढ़िया। एंड एनर्जी मास रिलेशनशिप E इज इक्वल टू mc²। ये कौन Yes. दिया था बेटा? आइंस्टीन ने दिया था। ये प्लैंक से आया था, दिस वाज फ्रॉम प्लैंक। ये प्लैंक से आया था और ये आइंस्टीन ने दिया था। ये दोनों एनर्जी है बेटा, बोथ आर एनर्जी। दिस इज एनर्जी ऑफ वेव एंड दिस इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल। यही तो बात हुई थी। लेट्स इक्वेट बोथ। अगर हम लोग एनर्जी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ वेव मान लेते हैं तो, एनर्जी ऑफ वेव मान लिए तो hc बाय लैम्डा क्या हो गया? m इंटू c²। c और c कैंसल, तो लैम्डा क्या हो गया बेटा? h बाय मास इंटू स्पीड और h बाय मास इंटू वेलोसिटी। आया ना? c क्या Yes, होता है? sir. स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव होता है या स्पीड ऑफ पार्टिकल, हम कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो लैम्डा क्या आ गया बेटा आपका? लैम्डा आ गया h बाई पी, h बाई पी, h बाई मोमेंटम। व्हाट इज mv? mv इज इक्वल टू मोमेंटम, mv इज इक्वल टू मोमेंटम p। मोमेंटम का शॉर्ट फॉर्म होता है p। समझ में आया सबको? Yes, sir. ये वाला सर वेवलेंथ ये जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल और एनर्जी ऑफ वेव इक्वल है, ये तो हम लोग एज्यूम किए। हाँ, एनर्जी ऑफ पार्टिकल और वेव को क्या किए बेटा? सर एज्यूम किए मतलब मान लिए कि हाँ, इक्वल है। डुअल नेचर है, डुअल नेचर है तो इक्वल होना चाहिए ना बेटा। आप समझिए, आपने बोला इसके पास, समझिए बात को प्लीज समझिएगा। ये एक आदमी है, ठीक है, आपने बोला इस ये वेव है। अच्छा, तो मैंने बोला इसका एनर्जी कैसे निकालेंगे? आपने बोला hc बाय लैम्डा से निकालेंगे। फिर बोला ये पार्टिकल भी है, उसका एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अरे तो दोनों से एनर्जी बराबर, जब ये पार्टिकल है उस समय जो एनर्जी होगा और जब ये वेव है उस समय जो एनर्जी होगा, दोनों एनर्जी इक्वल होना चाहिए ना बेटा। यस सर, इक्वल हो। बस इसीलिए हम इक्वेट कर दिए। आप कोई बॉडी अगर पार्टिकल है और कोई बॉडी अगर वेव भी है, तो पार्टिकल वाले फॉर्मूले से जो एनर्जी आएगा और वेव वाले एनर्जी से फॉर्मूला, वेव वाले फॉर्मूले से जो एनर्जी आएगा, दोनों बराबर होना है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। समझे? यस सर। तो यही आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई। इतना सिंपल सा इक्वेशन। सर हाँ बेटा। पर डी ब्रोगली भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ ना कुछ तो देखे कुछ होंगे नहीं, तो। कुछ, अरे वो मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट देखे थे ना, वो बेटा हम लोग के सिलेबस में एकदम भी नहीं है। मतलब वो अलग ही लेवल की चीजें थी, बट ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ था। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई कंक्रीट प्रूफ था। ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर लिखने दीजिए।
सर हम्म। तो हम लोग लैम्डा तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं आराम से। क्या? लैम्डा इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं आराम से। किसका लैम्डा? लाइट का? यस सर। हाँ तो पर मोमेंटम दिया रहेगा तब ना बेटा। ओके सर। अब देखो हम लोग लाइट का बेटा मास निकाल सकते हैं, लाइट का मास होता है नहीं होता है ना? नहीं सर नहीं होता। बट इस फॉर्मूला से हम लोग P = h/λ से निकाल सकते हैं मोमेंटम। लीजिए तो लाइट का मास तो वेव मीटर में नहीं होता है, पार्टिकल तो ये तो जीरो आना चाहिए ना। हाँ सर ये तो जीरो है। तो लाइट का एनर्जी तो सर, लाइट का मास तो वेव मीटर में नहीं होता है, तो वो तो पार्टिकल नेचर में होना चाहिए मास। नहीं समझिए बात को। अगर आपको लाइट का अगर फोटोन का अगर बोले मोमेंटम निकालना तो ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। पूछेगा है ना, पर अगर निकालने बोल दे तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। P = h/λ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक आध क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल सा है। कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन हैविंग मास इतना, सॉरी मूविंग एट इतना। तो हम लोगों को सिंपली वो लिखना है फ्रॉम डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, वेवलेंथ इक्वेशन। इक्वेशन लैम्डा = h/m/v। सीधी सी बात है। लैम्डा निकालने बोला है, अब वैल्यू प्लेस कीजिए 6.62 10⁻⁻34। SI यूनिट चलेगा जूल सेकेंड, डिवाइडेड मास। मास आपको केजी में प्लेस करना है क्योंकि SI यूनिट है। 1.67 10⁻27 इंटू वेलोसिटी 1 × 10⁻3। इसका आपका केजी आ रहा था और इसका आपका मीटर पर सेकंड आएगा, केजी मीटर पर सेकंड। लैम्डा आपका आ जाएगा। लैम्डा आपका मीटर में आएगा। कैलकुलेट करके लैम्डा निकालिए। लैम्डा निकालना जरूरी है कैलकुलेट करके, क्योंकि कुछ चीज यहाँ पर क्लियर करनी है आप लोगों को। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा केमिस्ट्री में फिर से बता रहे हैं, क्लास के समय कैलकुलेटर लेके बैठा कीजिए बेटा। घर पे आपको जितना भी करना है वो ऐसे कर सकते हैं आप। -10 नहीं आएगा बेटा, -10 आ रहा देखिए तो, -10 तो नहीं आ रहा है। अच्छा आ जाएगा ना 3 अच्छे, हाँ आएगा आएगा, सही है, आएगा बेटा, सही है कौशिकी बेटा आपका। ये कौशिकी ने मैसेज किया है 3.96 × 10⁻⁻10 मीटर। तो आई कैन राइट दिस लैम्डा = 39, नहीं 39 तो नहीं होगा, उल्टा पड़ जाएगा। आई कैन राइट दिस एज 3.96 एंगस्ट्रॉम। आया ना सबका? देखे तो यही आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है किसी का? यस सर यही सेम है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो ये एंगस्ट्रॉम में आया बेटा, 3.96 एंगस्ट्रॉम में आया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, देखो 1000 मीटर पर सेकेंड है, ये कोई बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं है, ये मतलब नॉर्मल है। ठीक है चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। किसका हम लोग वेवलेंथ निकाल लिए बेटा? लैम्डा किसका निकाल लिए? प्रोटॉन का निकाल लिए। सोचिए हम लोगों ने प्रोटॉन का निकाल लिया। क्या ये नैनोमीटर में निकालने दिया? हाँ तो 0.39 कर दीजिए बेटा, पर ये तो 0.39 किसी से मैच नहीं किया, पक्का 3.96 है। अच्छा 0.4 आया ना, हाँ 0.4 है, तो दिस इज इक्वल टू 0.396 10⁻⁹ मीटर, तो नैनोमीटर हो गया। तो 0.39 बेटा 0.4 से मैच किया ना, ठीक है 0.4 से मैच किया।
बेटा कन्वर्जन फैक्टर फिर से लिखा दे रहे बेटा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। याद रखिएगा, ये लिख लीजिए बेटा, ये वेवलेंथ बड़ा जरूरी है, ये कन्वर्जन फैक्टर, सॉरी नैनो का और एंगस्ट्रॉम का बार बार आएगा। और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में बेटा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका निकालिए बेटा वेवलेंथ। प्लीज प्रीवियस पेज दिखाइए ना एक बार। यस सर, डन। चलिए अगला देखिए, टेनिस बॉल का निकालने बोला, देख रहे थे प्रोटॉन का बोला, आप टेनिस बॉल का निकालने बोल रहे हैं। इसका आंसर संदीपन बेटा टाइप करेंगे आप, आपको निकाल के संदीपन बेटा टाइप करना है। बहुत बढ़िया शुभदीप बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, काफी लोगों ने आंसर सही दिया है, सबने मतलब सही दिया, किसी ने गलत नहीं दिया, इसमें गलती होना भी नहीं था। संदीपन बेटा आपका आंसर नहीं आया मगर, हाँ सर, हाँ सर कर रहे थे। हाँ भेजिए भेजिए। मास ये होगा, याद नंबर 4। रखिए। हाँ बेटा, नंबर 4। बहुत बढ़िया बेटा, ये केजी में होना है बेटा। देखो मास जो है 60 ग्राम दिया हुआ है ना, ये केजी में आएगा, इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है। 60/1000 केजी इंटू वेलोसिटी कितना दिया है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। तब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया बेटा, 10 का पावर माइनस
33 मीटर। आप समझिए बात को बेटा, प्रोटॉन का मास कितना था बेटा? 0.4 नैनोमीटर था, और इसका मास, सॉरी, प्रोटॉन का वेवलेंथ कितना था? लैम्डा ऑफ प्रोटॉन 0.4 नैनोमीटर। इसका वेवलेंथ कितना है? -33 है। दिस इज बेटा कितना छोटा है, सोचिए। सर बहुत छोटा सर, मोल से भी छोटा है। इनसिग्निफिकेंट है ये, इनसिग्निफिकेंट। दिस इज एक्सट्रीमली 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 स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट। तो मतलब जो वेवलेंथ है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का सिग्निफिकेंट है, हमारा आपका टेनिस बॉल का वो इनसिग्निफिकेंट है। तो हमारा डिफ्रैक्शन नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस हमारा और आपका नहीं होगा। अगर ये सिग्निफिकेंट आ जाता तो फिर हमारा आप भी बेटा एक ही समय पे एक ही जगह से दो जगह से पास करते हैं, समझे? तो फॉर मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, अब बड़ा टेनिस बॉल बड़ा है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बेटा बहुत बड़ा है। तो फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन इज एप्लीकेबल। डी ब्रॉगली डुअल नेचर एप्लीकेबल है, बट फॉर मैक्रोस्कोपिक, जो मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, माइक्रो का मतलब छोटा, but for macroscopic de Broglie wavelength equation is applicable. However, the de Broglie wavelength for macroscopic they are insignificant. ये याद रखिएगा। Why they are insignificant? Because our mass is very very large. हम लोग का मास बहुत बड़ा होता है। आप बोलेंगे सर 1 ग्राम तो बहुत छोटा होता है। अरे बहुत बड़ा है 1 ग्राम, यहाँ 10 का पावर -34 ऊपर लगा हुआ है, तो इसको मास को छोटा करना होगा ना, तब तो ये जाके कटेगा, अदरवाइज छोटा ही आएगा बार बार। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था, पूछिए। यस सर, वही हम लोग का मास तो इससे बहुत ज्यादा है, मतलब 60 kg है, तब तो और छोटा। सर मेरा बस एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दे तब कुछ चेंज आएगा? वेलोसिटी अगर और बड़ा कर देंगे ना बेटा, माने तो वेलोसिटी को और बड़ा कर दिए, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा ना बेटा। यस सर, वेवलेंथ और छोटा हो जाएगा। सर हाँ बेटा। सर तो प्लैंक्स कांस्टेंट को फिर इनसिग्निफिकेंट क्यों पकड़ते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ इनसिग्निफिकेंट है बेटा? लैम्डा इनसिग्निफिकेंट आया ना सर प्लैंक्स कांस्टेंट भी तो 10⁻⁻34 है। इसको सर एच का भी। आप बोले इसको भी 0 कर दे क्या? सर नहीं सर, मतलब उसका वैल्यू इनसिग्निफिकेंट पकड़ता क्यों है? इनसिग्निफिकेंट कहाँ पकड़े बेटा? मतलब ये तो बेटा इसका वैल्यू तो पकड़ना होगा ना, ये तो एक डिस्क्रीट पार्टिकल का एनर्जी हुआ ना बेटा ये तो। यस सर। ठीक है। हाँ बेटा, और बोलेंगे? चलिए नेक्स्ट। अब याद रखिएगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला जो है वो मास के हम लोग के लिए भी एप्लीकेबल है, कार के लिए एप्लीकेबल है, टेनिस बॉल के लिए एप्लीकेबल है, बट आवर वेवलेंथ आर इनसिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ मास, हेवी मास है हमारा। चलिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/p is true for what बेटा? बोले थे इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? यस सर। ठीक है, फोटोन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? यस सर। फिर पॉजिट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? बेटा प्रोटॉन ही तो होगा। अरे वो और छोटा पार्टिकल मान लीजिए, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ऑल ऑफ दिस होगा सर। अरे इलेक्ट्रॉन का एंटी मान लीजिए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट मान के चलिए उसको। क्लियर है बेटा? सर तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके सर। चलिए आगे बढ़े। फोटोन क्या होता है? क्या बेटा? फोटोन, फोटोन क्या होता है? कौन पूछा? नहीं सर, 3 सर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बोले तो इलेक्ट्रॉन जैसा काउंटर पार्ट है, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर मान लीजिए बस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर ऐसा समझ लीजिए। अब फिर एंटी मैटर क्या होता है ये मत पूछिएगा, ठीक है, एंटी मैटर जैसा मान लीजिए। सर एंटी मतलब उल्टा? मैटर का ऑपोजिट एंटी। हाँ, एंटी मैटर मैटर का ऑपोजिट।
चलिए ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे और बाहुबली बनेंगे। सर हाँ बेटा टाइप कीजिए। सर हम ये कह रहे थे कि बोलिए बेटा। संदीपन का आंसर आया। सर सही है कि गलत? देख के बताएंगे बेटा, अभी मुझे भी नहीं पता। वीडियो कहाँ स्टक हुआ बेटा? मेरा वीडियो तो स्टिल है ना अभी। देखो यार, देखिए ठीक होगा। ठीक तो है बेटा आयुष, बाकी लोग का ठीक है वीडियो? यस सर। देखिए तो ना आयुष बेटा, डेटा का प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए बेटा। ये सर अभी वापस से रिकनेक्ट हुआ है। अच्छा चलिए। संदीपन बेटा कैसे बनाए बताएंगे? क्या किए बेटा, कैसे किए? अरे कुछ तो दिमाग लगाए होंगे ना बेटा। चलिए देखेंगे। नहीं बनेगा बेटा, ये पहला बार क्वेश्चन कर रहे, ठीक है समझेंगे यहाँ बेटा। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका काइनेटिक एनर्जी। समझो बात। ये क्यों आया? एक मिनट, और कलर आना था ना, हम कैसे करें? हाँ चल, एक मिनट रुकिए तो अभी इसको ठीक कर दे। हाँ चलिए। An electron is associated with kinetic field, kinetic energy of इतना, ध्यान से समझे बेटा। लैम्डा क्या होता है? h बाय m इंटू वी। मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू, देखते तनिषा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय, ध्यान से देखिएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर, और फिर बाहर रूट लगा दे, ये हो सकता है।
I can also write this as lambda is equal to h by root m into root under m into v square. देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से हो रहा है और कुछ चेंज नहीं कर. This can also be written as lambda is equal to h by root m into, ये क्या हो जाएगा बेटा? सर काइनेटिक एनर्जी. बहुत बढ़िया. This will be 2 into kinetic energy. Implies that lambda is equal to h by, ध्यान से देखिए, रूट अंडर 2 into kinetic energy into mass. नहीं यस साथ सर. में, तो हम लोग ये भी लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट अंडर 2 into मास into काइनेटिक एनर्जी. ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 2m ke, 2 मास काइनेटिक एनर्जी. सर एनर्जी इक्वल्स h बाय लैम्डा लेके लेंगे तो फिर उससे अलग आ जाएगा. एनर्जी बेटा क्या करेंगे सर? अगर हम लोग को पता है ना सर, टोटल एनर्जी इक्वल्स माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अरे नहीं बेटा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी when electron is revolving around a nucleus inside atom. But this electron is a free electron. ये अकेले कहीं घूम रहा है, इसके आसपास न्यूक्लियस नहीं है. क्या बताए थे? ये जो आपको बताए थे उसमें बेटा सोलर सिस्टम में एनर्जी होगा जब अट्रैक्शन होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर रहा होगा. ये एक इलेक्ट्रॉन का हमेशा थोड़ी ना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मानेंगे, माइनस काइनेटिक एनर्जी. ये नहीं मानते बेटा. समझ में आया? यस सर, इसलिए ये नया कॉन्सेप्ट है. हाँ सर तो बाहुबली तो कोई नहीं बना. देखते हैं बेटा कोई बाहुबली बना के नहीं बना. कोई ऐसे किया बेटा? किसी ने ऐसे सर मैंने मास को सर 4.5 by v स्क्वायर कर दिया था सर. मास को 4 सर 4.5 by v स्क्वायर. सही है 4.5. हाँ वो भी सही है. मास को 4.5 by v. देखते बेटा, चलिए समझेंगे बेटा. संदीपन बेटा माइक देखेंगे अपना. चलिए आगे देखते हैं. तो अब याद रखना लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट अंडर 2 into मास into काइनेटिक एनर्जी. अब इसमें आपको प्लेस करना आंसर आए. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू h बाय रूट अंडर 2m into काइनेटिक एनर्जी का रूट. काइनेटिक एनर्जी का रूट. हाँ या ना बेटा? चलिए अब प्लेस कीजिए, आंसर आएगा. ओके. बट ध्यान रहे काइनेटिक एनर्जी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और h किस में प्लेस करते हैं हम लोग नॉर्मली? जूल में प्लेस करते हैं. हाँ या ना बेटा? यस सर. ध्यान रखिएगा इसका. चलिए कीजिए इसको. चलिए मैंने इतना करा दिया बेटा. घर जाएंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है? सर वो पिछला दिन का क्वेश्चन सर वो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से था सर. वो 2 क्वेश्चन. वो नहीं, पहला वाला और दूसरा वाला ना बेटा? यस सर. हाँ तो दूसरा वाला तो कल आप पूछे थे, बता दिए यस थे सर, ना. दूसरा वाला हो गया. और पहला वाला में क्या, पहले वाले में डाउट है? यस सर. सर मैंने जो क्वेश्चन सेंड किया था सर उसमें. अच्छा आपने जो सेंड किया था ये,
हाँ, आपने ग्रुप में सेंड किया था ना बेटा? यस सर। तो दूसरा वाला हम लोग कर चुके थे, पहला वाला नहीं। हाँ। कहाँ गया आप वाला? एक मिनट, आ गया। हाँ, नंबर 12 या नंबर दूसरा वाला बेटा? दूसरा वाला तो करा दिए थे ना? यस सर। ठीक है, पहला वाला देखते हैं। चलिए बेटा, सबको बेटा पहला वाला देखेंगे जरा। Based on the equation this, certain conclusions are written, which of them is correct? Based on, ये डाउट डिस्कस कर रहे बेटा, जो इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा था वो डाउट डिस्कस हो रहा है, व्हाट्सएप देखेंगे सबको। अब बाकी यहाँ पर जो क्लास है वो अगली क्लास में यहाँ से